नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशंस, जानकारियाँ, सूचनाएँ और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फ़िलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रिनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। सुनेंगे कॉमेडियन के बारे में जो विकलांगता के बारे में लोगों को कॉमेडी करके जागृत कर रहा है। रेडियो की दुनिया के फेमस अनाउंसर अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन। दिव्यांग महिला राशन डीलर ने दी परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी। उद्यान उत्सव 2024 के दौरान आप देख सकेंगे राष्ट्रपति भवन। केरल में दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव को लेकर राज्य सरकार को आलोचना का करना पड़ा सामना। एयर इंडिया को डीजीसीए ने भेजा है कारण बताओ नोटिस, विकलांग व्यक्ति के साथ दुर्घटना के चलते हुए बड़ा एक्शन। यूपी में किया गया दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। दिव्यांग महिला को देखकर शिकायत लेने खुद पहुंचे एसपी। पैरों से लिख कर दी परीक्षा, शारीरिक कमजोरी से नहीं डगमगाया हौसला। दिव्यांग सोनू की दूसरी सफलता, पहले रेलवे और अब पाई बीपीएससी टीचर की सरकारी नौकरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं, जिनके पहले से बच्चे वो गोद ले दिव्यांग बच्चों को। 2 विभागों में रजिस्ट्री, लेकिन दिव्यांगों के डेटा में 918 का अंतर। मुंबई की लाइफलाइन विकलांग लोगों की जीवन यात्रा को बना सकती है आसान, जानेंगे कैसे। विकलांग बच्चों के माता पिता के लिए राहत की सांस, पुनर्वास ग्राम किए जाएंगे स्थापित। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दिव्यांगों के लिए सुनहरा मौका। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 26 फरवरी 2024 सोमवार के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत गार्डन में पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में मौज होगी, मस्ती होगी, सांस्कृतिक सहयोग, नृत्य, खेल, क्रीड़ा और कई इंटरैक्टिव स्टॉल्स होंगे। उपस्थित सभी गण असीमित मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं, बस अपना वैध आईडी प्रमाण पत्र लेकर आएं और राष्ट्रपति भवन देखें। तो मिलते हैं 26 तारीख पर्पल फेस्ट के लिए अमृत गार्डन राष्ट्रपति भवन में। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे गौरी और आप सभी का स्वागत करती हूं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में। दोस्तों, प्रोग्राम में समय हो चुका है कि हम आपको रूबरू करवाएं डिसेबिलिटी जगत की ताजा तरीन अपडेट से। तो आइए बिना समय गवाए करते हैं रुख डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन का। आज की हमारी पहली खबर आती है दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दृष्टिबाधित सहायक प्रोफेसर से संबंधित एक मामले में अपना फैसला सुनाया है, जिन्हें उनके आवंटित छात्रावास आवास को खाली करने के लिए कहा गया था। याचिकाकर्ता का नाम है शर्मिष्ठा अत्रेजा, जो दृष्टिबाधित है और दर्शन शास्त्र विभाग
कला संकाय दिल्ली विद्यालय में सहायक प्रोफेसर माने असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करती हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय से 3 दिसंबर 2023 के एक पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें वार्डन के लिए आवास की आवश्यकता का हवाला देते हुए उन्हें उनके आवंटित आवास से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि निष्कासन पत्र भारत के संविधान, आवासों के आवंटन के नियमों और सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 का उल्लंघन करता है। अत्रेजा ने कोर्ट से अनुरोध किया कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के तहत उनके अधिकारों और उचित आवास पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय को उनके विभाग के पास आवास प्रदान करने का निर्देश दिया जाए। इसके अतिरिक्त उनसे वैकल्पिक आवास की व्यवस्था होने तक लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय स्नातक छात्रावास से उन्हें बेदखल करने से रोकने के लिए निर्देश भी मांगे गए। कोर्ट ने एडवोकेट मोहिंदर JS रूपल से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था ताकि विश्वविद्यालय के प्रतिकूल रुख को रोका जा सके। आखिरकार अत्रेजा के लिए उपयुक्त आवास के रूप में एक वैकल्पिक परिसर की पहचान की गई। इसके बाद अत्रेजा के वकील ने परिसर में आवश्यक सिविल कार्यों की एक सूची पेश की, जिसमें सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल थे। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं कॉमेडियन करण शाह की। दरअसल कॉमेडियन करण शाह एक विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता और एक विकलांग व्यक्ति हैं। उनकी व्हील चेयर को सामान्य बनाने के लिए और लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए उन्होंने कॉमेडी का उपयोग किया है। कैसे ये कॉमेडियन कॉमेडी से लोगों को विकलांगता के बारे में शिक्षित और मनोरंजन कर रहा है, जानते हैं। दोस्तों, करण शाह का इंस्टाग्राम बताता है कि वो रोलिंग कॉमेडियन है। 25 वर्षीय विकलांगता अधिकार कार्यकर्ता खुद को सिट डाउन कॉमेडियन कहते हैं। उनकी व्हील चेयर उनका सिंहासन है और लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें शिक्षित करने के लिए उनका मंच बन चुकी है। जबकि विकलांगता को हमेशा एक गंभीर विषय के रूप में देखा गया है, शाह कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं मनोरंजन के माध्यम से जागरूकता फैला रहा हूँ। पहला कदम खुद को स्वीकार करना है और आलोचना किए जाने की परवाह नहीं करना है। मैं आज जो भी हूँ वो अपनी विकलांगता के कारण हूँ। दोस्तों, मुंबई के विले पार्ले और दादर के बीच 2 घंटे तक एक सुलभ सार्वजनिक शौचालय की खोज करने के कड़वे अनुभव ने उन्हें विकलांगता सक्रियता की आवश्यकता के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया था। 2017 में उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन से सोशल मीडिया पर इन मुद्दों पर बात करना शुरू किया। 2019 के भारत प्रेरणा पुरस्कार विजेता का कहना है कि लोग हमेशा एक विकलांग व्यक्ति से हास्य नहीं बल्कि प्रेरणा का स्रोत बनने की उम्मीद करते हैं, जो मेरे सामने एक बड़ी चुनौती है। शाह कहते हैं कि वो दूसरों को नाराज न करने के लिए केवल खुद का मजाक उड़ाते हैं। किसी भी चीज से अधिक उनका हास्य मुख्य धारा के समाज में अपना स्थान बनाए रखने के लिए है और ये सुनिश्चित करना है कि वो अकेले हाशिए पर न पड़ जाएं। हालिया वीडियो में वो कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि लोग मुझे ज्यादा देर तक क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि वे जानते हैं कि मैं घूर कर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे मानक ऊंचे हैं, लेकिन रुख हमेशा खामोश रहा है। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में फिर से एक बार सन्नाटा छा गया जब जाने माने रेडियो होस्ट अमीन सयानी जी का निधन हो गया। दिग्गज रेडियो प्रेजेंटर ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की रात उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे उन्हें मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर को उनके बेटे रजील सयानी ने कंफर्म किया। उनका अंतिम संस्कार गुरुवार को किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि अमीन सयानी भारत के पॉपुलर अनाउंसर रहे हैं। उनको पहचान लोकप्रिय शो गीत माला से मिली थी। ये प्रोग्राम रेडियो सिलोन पर आया करता था। उनका बहनों और भाइयों शब्द कहने का अंदाज भी काफी पॉपुलर था। उन्होंने रेडियो पर लगभग 54,000 प्रोग्राम्स प्रोड्यूस और कंपेयर किए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि अमीन सयानी जी का जन्म 21 दिसंबर 1931 में मुंबई में हुआ था। अमीन जी भारतीय रेडियो के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते थे।
उनको ऑल इंडिया रेडियो में उनके भाई हामिद सयानी लेकर आए थे। उन्होंने लगभग 10 साल तक अंग्रेजी कार्यक्रम किए। रेडियो के अलावा अमीन भूत बंगला, 3 देवियां, बॉक्सर और कत्ल जैसी फिल्मों में भी नजर आए थे। अमीन जी को 1992 में प्रसारित शो गीत माला से बेहद पॉपुलैरिटी मिली थी। उस जमाने में ये शो नंबर 1 पर था। इसके बाद इसे दोबारा 2000 से 2001 और फिर 2001 से 2003 तक टेलीकास्ट किया गया। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी द्वारा अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में एक एड कंपनी को हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में कदम रखने का विचार आया। इस एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना केवल 25 रुपए था। ये बहुत ही कम रकम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद ने जोर देकर उन्हें इसके लिए तैयार किया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नाम था बिना का गीत माला। अमीन जी जिस तरह अपने शो का आगाज करते थे, उनकी इस खूबी की खूब सराहना की जाती। शो की लोकप्रियता और श्रोताओं की भारी डिमांड पर इस शो को एक काउंटडाउन शो बना दिया गया। रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए लोग वोट करने लगे। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाने लगे। हालांकि कई लोग अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए फर्जी वोटिंग भी करते थे। अमीन सयानी जी का शो बिना का गीत माला लगभग 42 साल तक रेडियो पर चला है। इसके बाद इस शो में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी और इसे बंद कर दिया गया। आज भी रेडियो की दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो उनके अंदाज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। रेडियो के इस जादूगर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अब भले ही हम उनकी केवल रिकॉर्डेड आवाज सुन पाए, लेकिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे शब्दों से लिखा गया उनका नाम हमेशा उनकी यादें जिंदा रखेगा। दोस्तों, खबर है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से। गांव सेगड़ा पीर चिड़ावक के निवासी दिव्यांग एक महिला राशन डीलर ने राशन का लाभांश न मिलने पर परिवार समेत ब्लॉक परिसर में आत्मदाह करने की धमकी दी है। राशन डीलर ने इस बारे में डीएम को भी पत्र लिखा है तथा ब्लॉक कर्मचारियों को अधिकारियों पर जानबूझकर उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। गांव सेगड़ा पीर चिड़ावक निवासी शाहजहां पुत्री नसीबुद्दीन खान ने बताया कि उसे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से राशन की दुकान आवंटित की गई है तथा वे इस समूह की सदस्य हैं। वो एक पैर से दिव्यांग है। शाहजहां के मुताबिक एसडीएम ने 22 फरवरी 2021 को उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान आवंटित की थी। आरोप है कि उन्हें राशन के कमीशन का लाभ नहीं दिया जा रहा। करीब 3 साल से उन्हें लाभांश नहीं दिया गया है, जिसके चलते उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट आ गया है। लाभांश दिलाने के लिए उन्होंने ब्लॉक पटल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई तथा वे ब्लॉक के अभी तक भी चक्कर लगा रही हैं, परंतु उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पा रही। शाहजहां ने ब्लॉक कर्मचारियों पर भी आरोप लगाए हैं। शाहजहां ने डीएम को धमकी दी है कि यदि उन्हें लाभांश नहीं दिया गया तो वो पूरे परिवार के साथ ब्लॉक परिसर में आत्मदाह करेंगी। उधर गुलावटी ब्लॉक प्रमुख नेहा यादव ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच करवाएंगी। महिला को उसका लाभांश दिलाया जाएगा। दोस्तों, 15 एकड़ के विशाल विस्तार में फैला हुआ अमृत उद्यान अक्सर राष्ट्रपति भवन की आत्मा के रूप में चित्रित किया गया है। इस समय अमृत उद्यान में उद्यान उत्सव 2024 चल रहा है। अमृत उद्यान में भारत का पुष्प उत्सव 2 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और ये उत्सव 31 मार्च 2024 तक जनता के लिए खुला है। इस बार के उद्यान उत्सव में आप देख सकते हैं ट्यूलिप्स, डैफोडिल्स, एशियाई लिली, ओरिएंटल लिली और कई अन्य दुर्लभ मौसमी फूलों की पूरी महिमा। मुख्य आकर्षण है सुंदर पुष्प पैटर्न और गुलाब की 100 से भी अधिक किस्में। पर्यटक इसका आनंद सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बागीचों का दौरा करके ले सकते हैं। प्रवेश नॉर्थ एवेन्यू के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा।
साथ ही आपको ये भी बता दें कि 26 और 27 फरवरी को उद्यान केवल विकलांग व्यक्तियों के लिए ही खुला होगा। और साथ ही ये भी नोट कर ले कि 25 मार्च 2024 को राजपत्रित अवकाश के लिए होली पर ये उद्यान बंद रहेगा। आगंतुक केंद्रीय सचिवालय में शटल बस सेवा का भी लाभ उठा सकते हैं। तो इस उद्यान उत्सव 2024 का आनंद उठाने के लिए आप अपने आईडी कार्ड के साथ राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान पर। दोस्तों, खबर केरल के तिरुवनंतपुरम से। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगों के लिए लगातार किए जा रहे भेदभाव ने एक विवाद को जन्म दे दिया है। सार्वजनिक शिक्षा विभाग ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्तालय द्वारा निर्धारित मानदंडों को खारिज कर दिया है, जिससे परीक्षा में छूट चाहने वाले विकलांग बच्चों के लिए बाधाएं पैदा हो गई हैं। विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड को एक प्रमाणिक दस्तावेज के रूप में मान्यता देने वाली केंद्र सरकार की अधिसूचना के बावजूद भी शिक्षा विभाग मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र की आवश्यकता पर जोर दे रहा है। इससे दिव्यांगों और उनके माता पिता के लिए आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाइयां बढ़ रही हैं। इससे पहले 28 अक्टूबर 2023 को शिक्षा विभाग ने SSLC परीक्षा में बैठने वाले दिव्यांग छात्रों के लिए सामान्य निर्देश जारी किए थे, जिसके अनुसार दृश्य और श्रवण विकलांगता, बौद्धिक विकलांग और मानसिक मंदता सहित 21 प्रकार की चुनौतियों का सामना करने वाले बच्चों को परीक्षाओं में छूट पाने के लिए 40% या इससे भी अधिक विकलांगता दिखाने वाला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र जारी करना आवश्यक था। अब आने वाले मार्च में SSLC परीक्षा के लिए भी यही मानदंड अपरिवर्तित होगा। अन्याय पर प्रतिक्रिया करते हुए आयरूर निवासी VS मंजू ने नवंबर में राज्य विकलांगता आयुक्त की अदालत में एक याचिका दायर की थी। आयुक्त HS पंचकेसन ने हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था। अन्याय पर प्रतिक्रिया देते हुए आयरूर निवासी VS मंजू ने नवंबर में राज्य विकलांगता आयुक्त की अदालत में एक याचिका दायर की थी। आयुक्त SH पंचकेसन ने हस्तक्षेप करते हुए शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अदालत में उचित मूल्यांकन के बाद विकलांग व्यक्तियों को प्रदान किए गए समान पहचान पत्र की उपेक्षा करते हुए चिकित्सा प्रमाण पत्र का अनुरोध करने की अव्यावहारिकता पर भी प्रकाश डाला। 1 जून 2021 से विशिष्ट विकलांगता आईडी कार्ड को शैक्षणिक लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जा चुकी है। ये नियम उन लोगों को अतिरिक्त चिकित्सा दस्तावेज की आवश्यकता से छूट देता है जिनके पास पहचान पत्र या विकलांगता प्रमाण पत्र है। इस विनियम के बावजूद शिक्षा विभाग का मेडिकल प्रमाण पत्रों पर जोर देना दिव्यांग बच्चों और उनके परिवारों के लिए अनावश्यक बाधाएं पैदा कर रहा है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है।
हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लिट द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। दिव्यांगों के लिए सुनहरा मौका। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग 26 फरवरी 2024 सोमवार के दिन दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के अमृत गार्डन में पर्पल फेस्टिवल का आयोजन कर रहे हैं। दिन भर चलने वाले इस कार्यक्रम में मौज होगी, मस्ती होगी, सांस्कृतिक सहयोग, नृत्य, खेल, क्रीड़ा और कई इंटरैक्टिव स्टॉल्स होंगे। उपस्थित सभी गण असीमित मनोरंजन का आनंद ले सकेंगे। इसके लिए किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। बस अपना वैध आईडी प्रमाण पत्र लेकर आएं और राष्ट्रपति भवन देखें। तो मिलते हैं 26 तारीख पर्पल फेस्ट के लिए अमृत गार्डन राष्ट्रपति भवन में। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, टाटा समूह की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया को एविएशन रेगुलेटर DGCA ने शुक्रवार को मुंबई एयरपोर्ट में एक 80 वर्षीय यात्री के साथ हुई व्हील चेयर घटना पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दोस्तों, दरअसल मुंबई में एक 80 वर्षीय पैसेंजर व्हील चेयर नहीं मिल पाने पर विमान से टर्मिनल तक चलने के दौरान गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। PTI की खबर के मुताबिक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने घटना पर एयर इंडिया से रिपोर्ट भी मांगी थी। खबर के मुताबिक DGCA की तरफ से जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब एयरलाइंस को 7 दिनों के भीतर देने के लिए कहा गया है। साथ ही नियामक ने सभी एयरलाइनों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हील चेयर उपलब्ध हों जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की जरूरत होती है। नियामक का कहना है कि एयरलाइंस को विकलांगता या कम गतिशीलता वाले पैसेंजर को सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। एयरलाइंस का क्या कहना है? एयरलाइंस ने बताया कि श्री बाबू पटेल की 12 फरवरी को न्यूयॉर्क से AI-116 फ्लाइट के आगमन पर मृत्यु हो गई। बाबू पटेल 80 वर्षीय हैं। वे अपनी पत्नी नर्मदाबेन पटेल जो 76 वर्ष की हैं, उनके साथ आए थे। दोनों यात्रियों ने व्हील चेयर बुक की थी। यात्रियों से प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि व्हील चेयर की ज्यादा मांग थी। उस समय एक ही व्हील चेयर उपलब्ध थी और श्री पटेल ने अपनी पत्नी के साथ व्हील चेयर पर चलना शुरू करने का फैसला किया। चलते समय श्री पटेल APHO ऑफिस के सामने गिर गए। फिर MIAAL के डॉक्टर को बुलाया गया और पैसेंजर की जांच करने के बाद CPR देकर यात्री को अस्पताल में भर्ती करने का फैसला लिया गया। यात्री को MIAL एम्बुलेंस में नानावती अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि यात्री जीवित नहीं बचा है। इससे पहले दिन में एयर इंडिया ने कहा कि व्हील चेयर की भारी मांग के चलते उसने यात्री के एयरलाइन स्टाफ सहायता वाली व्हील चेयर को प्रतीक्षा करने का अनुरोध किया था, लेकिन उसने अपने जीवन साथी के साथ पैदल चलने का विकल्प चुना। एयरलाइन ने कहा कि वो शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के साथ लगातार संपर्क में है, जरूरी सहायता प्रदान की जा रही है और कहा है कि इसकी प्री बुकिंग करने वाले सभी यात्रियों को व्हील चेयर सहायता प्रदान करने की स्पष्ट रूप से निर्धारित नीति पहले से मौजूद है। दोस्तों, यूपी के मथुरा में गुरुकुल मार्ग स्थित जीवन ज्योति अंध विद्यालय में गुरुवार को कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके छात्रों को कंप्यूटर डिप्लोमा प्रमाण पत्र व दिव्यांग नेत्रहीन बच्चों को ब्रेल किट का वितरण किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर रूप किशोर वर्मा ने कहा कि समाज का कर्तव्य और दायित्व बनता है कि विकलांगता का दंश झेल रहे बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का हर संभव प्रयास किया जाए। विशिष्ट अतिथि राधा कृष्ण संस्कृत महाविद्यालय के कुलाधिपति राधेश्याम शास्त्री ने कहा कि दिव्यांग जन भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। संस्था अध्यक्ष स्वामी प्रमोद वशिष्ठ ने बताया कि विद्यालय के अंदर नेत्रहीन बच्चों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक की शिक्षा व बेसिक एडवांस्ड 6 महीने का कंप्यूटर व संगीत प्रशिक्षण देने के साथ
मोबिलिटी ओरिएंटेशन आदि प्रशिक्षण संपूर्ण रूप से निःशुल्क कराए जा रहे हैं। दोस्तों, हमारी अगली खबर आती है एमपी के जबलपुर से। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई के दौरान एक दिव्यांग महिला अपनी शिकायत लेकर रिक्शा में पहुंची थी। महिला की अवस्था ऐसी थी कि वो चलने में असहज महसूस कर रही थी। ये देख पुलिस अधीक्षक खुद ही कुर्सी छोड़कर महिला के पास पहुंचे। रिक्शे में बैठी महिला से पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह मिले और शिकायत दर्ज की। उन्होंने पारिवारिक मामला होने की वजह से आलमबंद संस्था को ये प्रकरण सौंप दिया। दोस्तों, खबर है बलिया से। कहते हैं कि कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। इसी बात का जीता जागता उदाहरण है बलिया जिले का एक दिव्यांग बच्चा जो पैरों की उंगलियों से 12वीं बोर्ड की परीक्षा में लिख रहा है। मनस्थली एजुकेशन सेंटर रेवती पर सीबीएसई 12वीं हिंदी की परीक्षा कड़ी निगरानी में हुई है। यहाँ पर कुंवर कॉन्वेंट सहतवार व गोपाल जी मेमोरियल स्कूल रेवती के बच्चे परीक्षा दे रहे हैं। सोमवार को 12वीं की हिंदी की परीक्षा थी। परीक्षा केंद्र पर कड़ी जांच चल रही थी। केंद्र व्यवस्थापक श्री चंद्रमोहन मिश्र ने बताया कि केंद्र में कुल 196 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, जबकि 8 अनुपस्थित रहे। इस केंद्र पर दिव्यांग परीक्षार्थी भी परीक्षा दे रहे हैं। पैरों से परीक्षा लिखने वाले इस बच्चे के दोनों हाथ नहीं हैं, फिर भी वो परीक्षा दे रहा है। दिव्यांग परीक्षार्थी ने अपने जज्बे से ये साबित कर दिया कि किस्मत से बढ़कर हिम्मत होती है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरनगर में बीपीएससी के जरिए दिव्यांग सोनू गणित के शिक्षक बन चुके हैं। सोनू की सफलता की कहानी आज हर किसी को प्रेरित कर रही है और जो छात्र उनसे पढ़ने वाले हैं वो भी उनके जरिए जीवन में ये सबक जरूर सीखेंगे कि परेशानियां कितनी भी हो, हिम्मत और मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। नालंदा जिले के पावापुरी में रहने वाले सोनू कुमार के दोनों पैर नहीं हैं। वे चल फिर नहीं सकते, फिर भी उन्होंने मेहनत करके बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा क्वालिफाई कर ली है। अब वे गणित के एक शिक्षक बन चुके हैं। कड़ी मेहनत, लगन और खुद को मोटिवेट करते हुए सोनू यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये वाकई गर्व की बात है। सोनू की ज्वाइनिंग बिहार के मुजफ्फरनगर में हुई है। दोस्तों, खबर है दिल्ली हाईकोर्ट से। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 2 बच्चों के बावजूद तीसरे बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले माता पिता की याचिकाओं का निपटारा करते हुए एक निर्णय दिया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों को गोद लेने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत जारी किए गए गोद लेने के नियमों में बदलावों को सही ठहराते हुए ऐसे माता पिताओं को सामान्य बच्चों को गोद लेने से रोक दिया है जिनके पहले से ही 2 बच्चे हैं। सामान्य बच्चा वो है जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के तहत विकलांगता से पीड़ित नहीं होता। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने 2 बच्चों के बावजूद तीसरे बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखने वाले माता पिता की याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्णय दिया है। कोर्ट ने कहा है कि गोद लेने के लिए नीति व नियमों में बदलाव ये सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि विशेष आवश्यकता वाले अधिक से अधिक बच्चों को गोद लिया जाए। कोर्ट ने नियमों में संशोधन से पहले लंबित गोद लेने के आवेदनों पर भी नया नियम लागू होने को सही ठहराया है और याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दोस्तों, खबर है यूपी के फारुखाबाद से। जनपद में स्वास्थ्य विभाग व दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, इन दोनों के बीच दिव्यांग प्रमाण पत्रों के डेटा में 918 का अंतर पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग से ऑनलाइन 16,238 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी हुए हैं तथा दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के यूडीआईडी पोर्टल पर 17,146 का ब्यौरा बताया जा रहा है। फिलहाल इस अंतर में कुछ तो गड़बड़ जरूर नजर आती है। सीएमओ कार्यालय से ऑनलाइन जारी दिव्यांग प्रमाण पत्रों पर ही सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जा सकता है। 18 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांगजनों को पेंशन अभी तक पुराने ढर्रे पर ही जारी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार कुल 16,238 ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें 14,028 दिव्यांगजन
18 वर्ष से कम आयु के हैं। पेंशन लेने योग्य 18 वर्ष से अधिक आयु के 14,800 दिव्यांगों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग से 17,332 दिव्यांगों को पेंशन दी जा रही है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग का यह दावा है कि 17,146 दिव्यांगों का ब्यौरा उनके पास है। स्वास्थ्य विभाग 16,238 ऑनलाइन प्रमाण पत्र जारी करने की बात कह रहा है। अब इन दोनों ही विभागों के डेटा में 918 का अंतर है। इससे ये मामला और पेचीदा हो गया है। फिलहाल सीएमओ कार्यालय में वर्षों से पड़ी ऑफलाइन जारी दिव्यांग प्रमाण पत्रों की फाइलें निकलवाई गई हैं। बताया जा रहा है कि कुछ पुरानी फाइलें गायब भी हो चुकी है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग अब प्रमाण पत्रों का अभियान के तहत सत्यापन करने की तैयारी में है। दिव्यांग जन सशक्तिकरण अधिकारी अनिल चंद्र ने बताया कि पुराने ऑफलाइन प्रमाण पत्रों पर शासन से पेंशन बंद करने के फिलहाल कोई आदेश जारी नहीं किए गए हैं। ऑफलाइन प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन करना सीएमओ कार्यालय की जिम्मेदारी है। फिर भी वो ब्लॉक स्तर से दिव्यांग प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराएंगे। इसके लिए वीडियो का पत्र जारी किया जाएगा। दोस्तों, अब खबर सुनते हैं मुंबई से। दृष्टिबाधित शिक्षिका फ्रांसिस्का डेंटास को मुंबई लोकल ट्रेनों में चढ़ते समय एक अनोखी सुलभता चुनौती का सामना करना पड़ता है। वो काम के लिए हफ्ते में 5 दिन अंधेरी से दादर तक लोकल ट्रेन की यात्रा करती है। अंधेरी में ट्रेनों के आने की घोषणाएं चाहे 12 या कोच 15 की हो, अनियमित होती है। इसका मतलब ये है कि यात्रियों को पता नहीं चलता कि महिलाओं का डिब्बा कहाँ होगा। अन्य यात्रियों की तरह ट्रेन आने पर फ्रांसिस्का महिला डिब्बे में चढ़ने की दौड़ नहीं कर सकती। अगर ये 15 कोच है तो लोग इधर उधर भागने लगते हैं। प्रथम श्रेणी सीजन टिकट के साथ सामान्य प्रथम श्रेणी में वे जा सकती हैं। सुबह के पीक आवर्स में वो दूसरों की तरह किसी और डिब्बे में नहीं जा सकती। अब उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट है, जो द्वितीय श्रेणी की तुलना में बहुत अधिक महंगा है। एक सक्षम व्यक्ति के लिए जो मामूली असुविधा प्रतीत होती है, वो फ्रांसिस्का जैसे किसी व्यक्ति के लिए संभावित रूप से खतरनाक भी हो सकती है, जिसे चिकित्सीय रूप से 100% दृष्टिहीन होने के रूप में प्रमाणित किया गया है। मुंबई उपनगरीय रेलवे का प्रतिदिन उपयोग करने वाले 75 लाख से अधिक दैनिक यात्रियों में से कई लोग विकलांग भी हैं। रेलवे अधिकारी विकलांग यात्रियों के लिए पहुंच में सुधार के लिए उपाय कर रहे हैं, लेकिन यात्रियों के अनुभव से संकेत मिलता है कि कार्यान्वयन काफी बेहतर हो सकता है। मुंबई उपनगरीय रेलवे की पहली ट्रेन 1853 में बोरी बंदर से चली थी। मुंबई लोकल जैसी प्रणाली में पहुंच एक रेट्रोफिटेड चीज है। इसकी शुरुआत से ही कल्पना नहीं की गई है। फ्रांसिस्का कहती है कि दादर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 को छोड़कर सभी प्लेटफॉर्म्स पर एस्केलेटर्स हैं, जिसमें एस्केलेटर बनाने की कोई जगह नहीं है। पश्चिमी रेलवे के सीपीआरओ सुमित ठाकुर के अनुसार WR प्लेटफॉर्मों पर 176 लिफ्ट्स और 173 एस्केलेटर्स हैं, जिनमें मुंबई उपनगरीय खंड पर 54 लिफ्ट्स और 106 एस्केलेटर्स शामिल हैं। टोनी ट्रेनों को विकलांगों के अनुकूल बनाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों को गिनते हुए कहते हैं, हाँ, इसने निश्चित रूप से बहुत कुछ किया है। न केवल एस्केलेटर है, बल्कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए विशिष्ट श्रवण संकेत भी है, जिससे पता चल सके कि विकलांगों के लिए डब्बा कहाँ आएगा। उनका ये भी कहना है कि जब उन्होंने गोवंडी से यात्रा की तो प्लेटफॉर्मों पर लगी स्पर्शनीय टाइलें उनके लिए मददगार रहीं। दोस्तों, खबर है केरल के कोच्चि से। अपने बच्चों की भविष्य की देखभाल और संरक्षण को देखते हुए चिंतित दिव्यांग बच्चों के माता पिता के लिए एक बड़ी राहत की बात ये है कि सरकार सामाजिक न्याय विभाग के तहत संयुक्त पुनर्वास गांव की स्थापना कर रही है। कार्यक्रम में न केवल बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण शामिल है, बल्कि माता पिता का कल्याण भी शामिल है। कार्यक्रम के पहले चरण में तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और मल्लपुरम जिलों में भूमि स्थित की गई है। केरल में लगभग 8 लाख दिव्यांग लोग रहते हैं। चूँकि उन सभी को पुनर्वास गांव में प्रवेश देना संभव नहीं है, प्रत्येक जिले में भूमि की उपलब्धता के साथ
प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। शुरुआत में 10 लोगों को समायोजित करने के लिए कॉटेजेस बनाए जाएंगे। अधिकतम 100 लोगों को साथ रखने का लक्ष्य है। लोगों के लिए घरेलू माहौल सुनिश्चित करने के लिए कॉटेज में 2 या 3 शयन कक्ष, 1 रसोई घर, 1 भोजन कक्ष, 1 बैठने का कमरा और 1 शौचालय भी होगा। साथ ही सिंगल बेडरूम वाले स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी दिए जाएंगे। इन प्रस्तावित गांवों में विकलांगता का शीघ्र पता लगाने और उपचार, विशेष स्कूल और राजस्व उत्पन्न करने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक, जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं, उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर सुनेंगे। कॉमेडियन के बारे में जो विकलांगता के बारे में लोगों को कॉमेडी करके जागृत कर रहा है। रेडियो की दुनिया के फेमस अनाउंसर अमीन सयानी का हार्ट अटैक से निधन। दिव्यांग महिला राशन डीलर ने दी परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी। उद्यान उत्सव 2024 के दौरान आप देख सकेंगे राष्ट्रपति भवन। केरल में दिव्यांग छात्रों के साथ भेदभाव को लेकर राज्य सरकार को आलोचना का करना पड़ा सामना। एयर इंडिया को डीजीसीए ने भेजा है कारण बताओ नोटिस। विकलांग व्यक्ति के साथ दुर्घटना के चलते हुए बड़ा एक्शन। यूपी में किया गया दिव्यांग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास। दिव्यांग महिला को देखकर शिकायत लेने खुद पहुंचे एसपी। पैरों से लिख कर दी परीक्षा, शारीरिक कमजोरी से नहीं डगमगाया हौसला। दिव्यांग सोनू की दूसरी सफलता, पहले रेलवे और अब पाई बीपीएससी टीचर की सरकारी नौकरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा बच्चा गोद लेना मौलिक अधिकार नहीं, जिनके पहले से बच्चे वो गोद ले दिव्यांग बच्चों को। 2 विभागों में रजिस्ट्री, लेकिन दिव्यांगों के डेटा में 918 का अंतर। मुंबई की लाइफलाइन विकलांग लोगों की जीवन यात्रा को बना सकती है आसान, जानेंगे कैसे। विकलांग बच्चों के माता पिता के लिए राहत की सांस, पुनर्वास ग्राम किए जाएंगे स्थापित।